नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दा आपका में। मैं हूं प्रीति सिंह। देश में इस साल से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है। 2022-23 शैक्षणिक सत्र से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी ने अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिला लेने की पुरानी व्यवस्था को बदल दिया है। अब देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएशन में दाखिला लेने के लिए 12वीं बोर्ड में मिले अंकों को वरीयता नहीं दी जाएगी, लेकिन न्यूनतम अंकों की जरूरत पड़ेगी। यूजीसी ने अब विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा की व्यवस्था की है। ये कॉमन टेस्ट होगा। 2022-23 शैक्षणिक सत्र से ही विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी CUET का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करेगी, जिसमें प्राप्त अंकों के आधार पर छात्र देश के किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिला ले सकेंगे। इसमें 12वीं के नंबरों को वेटेज नहीं दिया जाएगा। 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्नातक पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए आगामी सत्र से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET अनिवार्य होने जा रहा है। यूजीसी की ओर से ये नियम 2022-23 के लिए अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही लागू होंगे और इसके बाद राज्य, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी ये लागू हो सकता है। नई शिक्षा नीति के तहत CUET की नीति को लागू किया जा रहा है। मुद्दा आपका में आज हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के दाखिले के लिए यूजीसी के नए नियमों, इसकी जरूरत, फायदे और नुकसान, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान आज मुद्दा आपका में जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर M जगदीश कुमार, चेयरमैन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी, डायरेक्टर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT। साथ ही मेरे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं प्रोफेसर बलविंदर शुक्ला, वाइस चांसलर MIT यूनिवर्सिटी नोएडा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रोफेसर कुमार, पहला शुरुआत आपसे ही, और पहले जो बेसिक्स हैं उन्हें समझ लेते हैं। क्या है यूजीसी के नए नियम? देखिए, बारिंग द प्रोफेशनल प्रोग्राम्स सच एज इंजीनियरिंग, मेडिसिन, दूसरा जो डिसिप्लिन्स हैं इसमें एडमिशन्स कैसा होता है आप देखें तो 2 तरीका है इसमें। एक तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ बोर्ड मार्क्स को यूज़ करके एडमिशन देता है और दूसरा यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट को कंडक्ट करता है। तो इससे दिक्कत क्या है, हमारा देश में अलग अलग बोर्ड्स हैं और ये मार्क्स देने तरीका में बहुत डिफरेंसेस हैं। कुछ बोर्ड्स में ईज़िली मार्क्स आता है और कुछ बोर्ड्स में बहुत मुश्किल है 80% लाने के लिए। तो इससे बहुत डिसएडवांटेज होगा दो स्टूडेंट्स को जो बोर्ड्स में कम मार्क्स आता है। और दूसरा बात है कि हर एक यूनिवर्सिटी इनका एंट्रेंस कंडक्ट करता है और स्टूडेंट्स बहुत एंट्रेंस को लिखना पड़ता है और दूसरा सिटी को भी जाके एंट्रेंस लिखना पड़ता है। इसकी वजह से पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को बहुत स्ट्रेस होने का स्ट्रेस हो सकता है। इसीलिए हम एज पार्ट ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमने डिसाइड किया आगे जुलाई एडमिशन्स 2022-23 एडमिशन्स जो होगा वो एडमिशन्स को हम कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को चालू करेंगे। इसलिए 2-3 दिन के पहले हम यूजीसी ने अनाउंस किया CUET का। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस अप्रैल 1st वीक में शुरू होगा और द एंट्रेंस टेस्ट जुलाई 1st वीक में होगा। ठीक है प्रोफेसर सकलानी, पहले तो आपकी प्रतिक्रिया, ये जो नए नियम होंगे अब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एक तरह से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में दाखिले के लिए, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया, आपकी राय क्या है इसे लेकर? मेरी राय में ये बहुत अच्छी व्यवस्था होने जा रही है, क्योंकि हम खुद देख चुके हैं कि बोर्ड्स का जो तरह तरह का पैटर्न एग्ज़ाम लेने का है, असेसमेंट का है, वो कोई बहुत अच्छा नहीं है। और हम देख चुके हैं कि बहुत सारे बोर्ड बहुत कंजर्वेटिव मार्किंग करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि अब तो इन्फ्लेशन इन मार्क्स एंड मनी दोनों तरह से हो चुका है और 90%, 95%, 98% लाने पर भी बच्चे का वो चीज़ नहीं हो पाती है जो कि पहले 70% में भी कई बोर्ड में आ जाती थी। हम अपने से ही देखते हैं, 70% ला करके हमने लगभग 13 जिलों में टॉप किया था। आज कोई 70% लाता है तो उसका नाम लेना भी उचित नहीं होता है, बताते भी नहीं है शर्म के मारे। तो ये जो व्यवस्था है इससे कम से कम एक और मौका मिल सकता है और उस मौके के हिसाब से बच्चा परफॉर्म करता है तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था होगी। और जैसा कि डॉक्टर कुमार ने अभी बताया है कि बच्चों को बहुत स्ट्रेस होता है, वास्तव में बहुत गरीब लोग भी होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना, टेस्ट देना, उनके पास टैलेंट है
मगर वो इतनी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। और इसका एक और फ़ायदा ये होने वाला है कि जैसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में तो बच्चों की बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है एडमिशन के लिए, मगर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिसमें सीट बहुत खाली रहती हैं, बहुत सीट खाली रहती हैं। उससे क्या दिक्कत होती है, उससे NIRF रैंकिंग है उसमें भी दिक्कत होती है यूनिवर्सिटीज़ को। तो ये जो व्यवस्था होने जा रही है, इससे एक तो बैलेंस बनेगा। भारत सरकार का इतना पैसा इन संसाधनों पे लगता है, विश्वविद्यालयों पे लगता है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ओवर क्राउडेड रहती हैं, बहुत पुल्स एंड प्रेशर्स रहते हैं, और बहुत सारे विश्वविद्यालयों में सीट वैकेंट रहती है। तो ये जो प्रक्रिया होने जा रही है, एक तो ये सभी विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी मिलेंगे, एडमिशन होंगे, संसाधनों का उपयोग होगा और पैसे का भी सदुपयोग होगा, और ये भगदड़ भी जो मचती है एडमिशन के लिए वो कम होने जा रही है। तो ये बड़ा स्वागत योग्य कदम है, मैं इसकी सराहना करता हूँ और पूरे इसके समर्थन में बात कर सकता हूँ। ठीक है, प्रोफेसर बलविंदर शुक्ला, आपकी भी पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि जो बड़े और अच्छे नामी कॉलेज हैं, हम जानते हैं एक तरह से मैं तो कहूँगी ये दहशत सी होती है कि 99% कट ऑफ जा रहा है, कितना प्रेशर है बच्चों पर, इसकी बात होती है और लगातार ये चर्चा भी होती है। उसके बाद अब यूजीसी की तरफ से ये कदम, इस पर आपकी राय? ये तो एक बहुत ही अच्छी पहल है यूजीसी की तरफ से कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें कि बाद में बाकी विश्वविद्यालयों को भी जोड़ा जाएगा। हमने पिछले कई सालों से देखा है कि किस तरह से एडमिशन की भीड़ जुटती है कुछ यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि एमिटी NCR रीजन में है, तो हम देखते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस तरह से भीड़ जुटती है और कितने बहुत अच्छी मेरिट वाले स्टूडेंट को एडमिशन नहीं मिलता है और उसके बाद वो दूसरी जगह पे अपने एडमिशन ढूंढते हैं। तो ये जो एक यूजीसी ने और गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है, एक बहुत ही सराहनीय एडमिशन है, क्योंकि हमारे देश में बहुत विविधता है। हर स्टेट का बोर्ड है, उनका मापदंड अलग है कि किस तरह से वो एग्जाम लेंगे, किस तरह से परीक्षाओं का आंकलन करेंगे। तो हमारे कहाँ तो 100% मार्क्स के स्टूडेंट होते हैं कुछ बोर्ड में, और कुछ में जो है टॉपर ही जो है 70% पे या 68 पे या 75 पे रुक जाता है। और उनका इक्विवेलेंस सिस्टम आज की तारीख में हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा इक्विवेलेंस सिस्टम नहीं है कि इस बोर्ड का 75% और दूसरे बोर्ड के 100% के बराबर होगा। तो जब मेरिट लिस्ट बनती है कुछ यूनिवर्सिटीज के, तो बहुत अच्छे मेरिटोरियस स्टूडेंट है, वो कहीं पे भी सीट नहीं पा पाते हैं। तो मेरे हिसाब से कि ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है अभी इनिशिएटिव लिया गया है, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, लेकिन इसको काफी अच्छी तरह से देखना, इम्प्लीमेंट करना और क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और उनको देखने की जरूरत होगी। लेकिन मैं इसके लिए बहुत सराहना करती हूँ यूजीसी की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक इनिशिएटिव लेने के लिए। जी, आपने इम्प्लीमेंटेशन और चैलेंजेस की बात की, इस पर मैं जरूर आप लोगों की राय लूंगी। लेकिन प्रोफेसर कुमार, मैं पहले चाहूंगी थोड़ा सा आप और क्लियर करें, ये कैसे होगी परीक्षा, कौन कराएगा? भाषाओं को लेकर भी बात हो रही है कि 13 भाषा होंगी, और क्या न्यूनतम अंक जो होंगे 12वीं में 12th में, क्या मिनिमम मार्क्स की भी जरूरत होगी? कैसे कैसे होगा ये सब? देखिए, CUET को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करेगी और इसमें 2 सेक्शंस होता है। सेक्शन 1 में 1A 1B, 1A में 13 लैंग्वेजेस हैं, एक इंग्लिश और 12 इंडियन लैंग्वेजेस, और 1B में 20 लैंग्वेजेस हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस भी हो सकता है और संस्कृत भी है इसमें, और 27 डोमेन सब्जेक्ट्स है और एक जनरल टेस्ट भी है। स्टूडेंट्स एक लैंग्वेज टेस्ट और 2 डोमेन टेस्ट्स और एक जनरल टेस्ट सेशन 1 में कर सकते हैं। 4 घंटे का होगा ये सेशन, और दूसरा सेशन में स्टूडेंट्स 4 डोमेन सब्जेक्ट्स और एक लैंग्वेज सब्जेक्ट लिख सकते हैं, और टोटल 6 डोमेन सब्जेक्ट्स को स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। कम से कम एक लैंग्वेज सब्जेक्ट और एक डोमेन सब्जेक्ट लिखना जरूरी होगा। जैसा DU में देखिए, DU में देखते हैं एक स्कोर इन डोमेन सब्जेक्ट एज वेल एज स्कोर इन द लैंग्वेज ऑल्सो दे विल सी। और लैंग्वेजेस और डोमेन सब्जेक्ट्स में 50 क्वेश्चंस होगा, और इससे सिर्फ 40 क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करना है। बहुत चॉइस है। चॉइस हम इसीलिए दिया कि हम
ट्वेल्थ स्टैंडर्ड NCERT सिलेबस को CUET में हम यूज़ करेंगे। हम जानते हैं कि कुछ स्टेट्स में स्टेट बोर्ड्स का सिलेबस होगा, लेकिन NCERT सिलेबस पूरा देश में लागू है और मेनी स्टेट्स आर यूजिंग NCERT सिलेबस। फिर भी कुछ डिफरेंसेस रहे तो स्टेट सिलेबस को और NCERT सिलेबस को हम चाहते हैं स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, उसलिए हम 10 क्वेश्चंस का चॉइस भी दिया। आउट ऑफ 50 ओनली 40 क्वेश्चंस द स्टूडेंट्स हैव टू राइट। और ये टेस्ट को स्टूडेंट्स अपनी मातृभाषा में भी दे सकते हैं। 12 इंडियन लैंग्वेजेस और इंग्लिश है। मातृभाषा में टेस्ट देने के वजह से ऐसा नहीं होगा कि वो मातृभाषा में भी यूजी प्रोग्राम में ज्वाइन करना है, ऐसा नहीं है। आप तेलुगु में लिख सकते हैं, मलयालम में लिख सकते हैं, नहीं तो हिंदी में लिख सकते हैं, लेकिन जब आप यूजी प्रोग्राम में ज्वाइन होगा इंग्लिश मीडियम में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो रैंकिंग कैसा होगा, एडमिशन कैसा होगा? हर एक यूनिवर्सिटी 12th स्टैंडर्ड्स का मार्क्स जो है इसको क्वालिफाइंग मार्क्स जैसा यूज़ कर सकते हैं। एक यूनिवर्सिटी 50% रख सकते हैं, दूसरा यूनिवर्सिटी 60% रख सकते हैं। एक क्वालिफाइंग मार्क्स इसके ऊपर पे स्टूडेंट्स क्वालिफाई होने के बाद CUET स्कोर को सबमिट करना होता है और यूनिवर्सिटी सिर्फ बेस्ड ऑन CUET स्कोर दे विल मेक ए मेरिट लिस्ट और एडमिशन देगा यूजी प्रोग्राम्स में। और 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी को हम एक कंपलसरी करा, सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी CUET स्कोर के बेसिस पर यूजी एडमिशन्स करना है। और कल ही मैं एक मीटिंग किया 8 डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर से। सभी लोग इंक्लूडिंग टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, जामिया हमदर्द, सभी 8 यूनिवर्सिटीज़ भी CUET में पार्टिसिपेट करेगा। और आगे दिन में मैं हर एक स्टेट का यूनिवर्सिटीज़ जो है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो, ये यूनिवर्सिटीज़ का VC से मैं मीटिंग करूँगा और इनको भी मैं इनकरेज करूँगा CUET को अडॉप्ट करने के लिए। हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है CUET को अडॉप्ट करके हमारा स्टूडेंट्स को इस स्ट्रेस से रिलीव करने का इनका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। प्रोफेसर सकलानी, जैसे जो बातें अभी बताई हमें प्रोफेसर कुमार ने, एक तो है कि भाषाई आधार पर एक तरह से भेदभाव खत्म होगा और लगातार ये जोर भी दिया जा रहा है कि जो स्थानीय भाषा हैं, रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जो उनकी अपनी मातृभाषा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा भी दिया जाए। कहीं ना कहीं ये भेदभाव खत्म होगा। दूसरी बात यह है कि क्या 12वीं के जो अंक हैं उन्हें एक तरह से पूरी तरह से क्या शून्य मान लिया जाएगा? वो उस मेहनत का क्या होगा? नहीं है, ऐसा नहीं है। अंक अगर शून्य मान भी लिए जाते हैं तो जो क्वेश्चन कॉमन एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट के लिए बनाए जा रहे हैं वो क्वेश्चन कहीं अलग से नहीं बनाए जा रहे हैं, उसी पाठ्यक्रम से बनाए जा रहे हैं जो वो पढ़ के आ रखे हैं। तो अंक शून्य माने जाएं न माने जाएं उससे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जैसा कि अभी सर ने बताया है कि वो यूनिवर्सिटी क्वालिफाइंग मार्क्स उनको रखेगी अपने उसमें। अभी उन्होंने बताया ना कि क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे और फिर CUET का जो स्कोर होगा वो यूनिवर्सिटी को दिया जाएगा और फिर मेरिट लिस्ट बनाएंगे और निकालेंगे उसमें से। तो क्वेश्चन कहीं अलग से नहीं बनने जा रहे। तो अभी सर ने बताया कि NCERT का सिलेबस 21 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज में ये हमारी पाठ्य पुस्तकों से जो सिलेबस है वो रहता है। और आप देख लेंगे अगर सिलेबस स्टेट का भी है तो ये प्रोसीजर होता है कि वो सिलेबस लगभग मिलता जुलता है, कोई अगर थोड़ा बहुत फ़र्क भी है तो को 10 क्वेश्चन उन्होंने उसके लिए अलग से रखे हुए हैं। ऐसा हायर एजुकेशन का भी सिलेबस जब बनता है यूनिवर्सिटीज़ का तो 80% जो है यूनिवर्सिटी सिलेबस UGC सिलेबस गाइडलाइन देती है, 20% रीजनल एस्पिरेशंस को एड्रेस करते हुए यूनिवर्सिटीज अपना लोकल सिलेबस उसमें से रीजनल एस्पिरेशंस के हिसाब से बनाती हैं। तो इसलिए कोई ऐसा इसमें बहुत दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि हाँ नई व्यवस्था है, थोड़ा एप्रीहेंशंस लोगों के होंगे कि किस प्रकार से एग्ज़ाम होगा, कैसे रिजल्ट निकलेगा, क्या इसका तरीका हो सकता है। तो एप्रीहेंशंस के लिए ठीक है। अभी UGC काफ़ी प्रयास कर रही है और आप लोग भी कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से, इस पर अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को कि स्ट्रेस में आने की ज़रूरत नहीं है और ये व्यवस्था कहीं अच्छी होगी। इसमें कोई जो पढ़ाई की है वो ख़राब नहीं होती कभी भी। बिल्कुल। और लैंग्वेजेज जो उनको आती हैं उस लैंग्वेजेज में आंसर देना है, मीडियम वो होना है। तो ये तो मानना ही नहीं चाहिए कि वो जो उनका अब तक की मेहनत थी वो बेकार होने जा रही है। प्रश्न कहीं बाहर से नहीं आने वाले, उसी पाठ्यक्रम से प्रश्न आने वाले हैं। और बहुत ही जैसे अभी
बताया गया है तो काफ़ी इसमें अच्छा होने वाला है। और न्यू जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंतर्गत भी हमारा जो स्थानीय भाषाओं में शिक्षा देने का उपक्रम है, वो उपक्रम के लिए एक अच्छा कदम ये माना जा सकता है। तो ये मुझे तो लगता नहीं है कि कहीं से दिक्कत है। ये ज़रूर है कि नई व्यवस्था लागू होती है तो लोगों के अप्रीहेंशंस होते हैं, और वो अप्रीहेंशंस कभी कभी क्या है कि कुछ लोग जानबूझ करके तैयार भी कर सकते हैं कि ये दिक्कत होने वाली है, मगर जब तक कोई चीज़ आई नहीं है तब तक उसके लिए इस प्रकार की नकारात्मक बात करना भी सही नहीं है। अभी उस कदम का स्वागत करना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में ये दिया जा रहा है इतना, तो ये क्रेडिबल एजेंसी है, कोई गलत नहीं है, और यूजीसी इसमें काफ़ी प्रयास कर रही है, तो ये होना ही चाहिए और इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है। प्रोफेसर शुक्ला, जैसे आप लोगों ने भी कहा कि कई स्टेट बोर्ड हैं जो अपने आप में मार्किंग को लेकर काफ़ी सख्त समझे जाते हैं, और जैसा आप लोगों ने चर्चा में भी कहा कि वहाँ 60-70% लाना ही जो बाकी एक तरह से बोर्ड्स हैं जहाँ 90-95% उससे ऊपर मार्क्स आते हैं उसके बराबर माना जाता है। तो एक तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम छात्रों को ग्रेजुएशन में दाखिले के लिए मिलेगी। लेकिन एक जो तर्क है जो मैंने अभी भी उठाया कि 12वीं के अंकों को लेकर ठीक है एक न्यूनतम अंकों का आधार बनाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं क्या एक ये चिंता भी है, आशंका भी है कि जो 10वीं के बाद बच्चे हैं वो सीधा CUET के लिए तैयारी करेंगे, और कहीं ना कहीं जो निजी कॉलेज और कोचिंग संस्थान है उनकी संख्या इससे ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये आशंका कितनी वाजिब या गैर वाजिब लग रही है आपकी नज़रों में? देखिए, पहले तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डिफरेंट बोर्ड्स का डिफरेंट मार्किंग एंड एवेल्युएशन पैटर्न है। जहाँ तक कि 12th के मार्क्स हैं तो वो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ है, बारिंग द सम यूनिवर्सिटी, वो क्वालिफाइंग मार्क्स को ही देखते हैं, क्योंकि हर प्रोग्राम का एक एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मिनिमम मार्क्स होते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि जितने भी स्टूडेंट उसमें आते हैं, जो सीट्स अवेलेबल होती है उसके हिसाब से वो मेरिट लिस्ट बनाते हैं और एडमिशन स्टूडेंट को देते हैं। तो वो ये सभी जगह सारी यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है। अब आया कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपरेशन की, ये तो हमारे यहाँ के बहुत समय से देश में चला आ रहा है कि कॉम्पिटिटिव कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे हैं और वो कंटिन्यू करेंगे, उसको कहीं भी किसी भी तरह से आप नहीं रोक सकते हैं, वो तो चलते रहेंगे। लेकिन इससे जो सुविधा होगी सारी यूनिवर्सिटीज़ को, और सबसे ज़्यादा सुविधा जो है कि हमको स्टूडेंट की सुविधा देखनी है। जो स्टूडेंट को सुविधा होगी कि उनको मल्टीपल एग्जाम्स नहीं देने पड़ेंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटी के लिए, उनको एक ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और अगर वो एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं, उसके बाद किसी भी यूनिवर्सिटी में जितने स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, मान लिया कि सीट 125 हैं और 1000 लोगों ने अप्लाई किया है, तो 1000 बच्चों की ही वो मेरिट लिस्ट बनेगी और उस मेरिट लिस्ट पे ही एडमिशन होंगे, क्योंकि जितनी सीट्स अवेलेबल होंगी। तो एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मिनिमम है उसी को 12th के मार्क्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्या है उसको देखेंगे, कि उसके बाद वो देखेंगे कि क्या मेरिट लिस्ट है। अभी जो है क्योंकि बहुत शुरुआती है, इसमें कई चीज़ों में हो सकता है कुछ चेंजेस करने पड़े कि उनको 12th को और इस मेरिट लिस्ट को भी लेना हो, क्योंकि अभी बहुत शुरुआत है। तो मैं तो ये कहूँगी कि बहुत ही पॉजिटिव माइंड्स के साथ सोचते हुए इस पहल का हम सबको स्वागत करना है, और किस तरह से हम स्टूडेंट के जो भी डाउट्स हों एट द यूजीसी लेवल, या मे बी एक सेंट्रल हेल्प डेस्क क्रिएट किया जाए इन कोऑर्डिनेशन विद द वेरियस यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ताकि स्टूडेंट को किसी भी तरह की असुविधा ना हो और उनको उनकी पसंद की यूनिवर्सिटी या उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनकी पसंद का प्रोग्राम उनको मिल जाए एडमिशन के लिए, ताकि उसका जो करियर एस्पिरेशन है वो मीट हो सके। वो सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि दूसरी चीज़ जो एनईपी की वो है, क्योंकि उसमें यह है कि मल्टीपल एग्जिट मल्टीपल एंट्री है। तो अगर मान लिया किसी स्टूडेंट को उनकी पसंद की यूनिवर्सिटी नहीं मिली, लेकिन एक प्रोग्राम मिल गया, तब भी वो स्टूडेंट जो है बाद में वहाँ से एग्जिट लेके दूसरी यूनिवर्सिटी में आ सकता है अपने चॉइस की यूनिवर्सिटी में। तो इसलिए बहुत सारे एनईपी ने बहुत सारे ऑप्शंस स्टूडेंट को दे रखे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रखी है। तो इसलिए इस पहल का, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का, हम सभी को स्वागत करना चाहिए और देखना चाहिए कि हम किस तरह से स्टूडेंट की प्रोफेसर कुमार जी, जैसे जी बिल्कुल, प्रोफेसर शुक्ला ने जैसे कहा कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। प्रोफेसर कुमार, थोड़ा हमें बताइए कि मान लीजिए 12वीं में किसी के पास ABC कोई सब्जेक्ट है, लेकिन वो ग्रेजुएशन में कुछ और सब्जेक्ट लेना चाह रहा है,
तो उसके लिए क्या नियम होंगे? देखिए, एनईपी तो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशंस को बहुत प्रोत्साह करता है। जी। और मेरा 12th स्टैंडर्ड में बायोलॉजी होगा, मैं बीए इकोनॉमिक्स में ज्वाइन करना चाहता हूँ, नहीं तो बीए पॉलिटिकल साइंस में ज्वाइन करना चाहता हूँ। ऐसा इनकरेज करना बहुत ज़रूर है। एक क्रॉस मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को इनकरेज करना है। लेकिन ये यूनिवर्सिटी एडमिशन पॉलिसी है, CUET यूनिवर्सिटी एडमिशन पॉलिसी को चेंज नहीं करेंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जैसा JNU है, JNU में हम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को भी हमारा MA पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, इंटरनेशनल साइंसेस में, इंटरनेशनल रिलेशंस में हम एडमिट करते हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ कह सकते हैं कि BA पॉलिटिकल साइंस आप करना चाहिए तो आप पॉलिटिकल साइंस डोमेन सब्जेक्ट्स में CUET लिखना है। इसलिए हम हम बता रहा है कि स्टूडेंट्स को आप यूनिवर्सिटी वेबसाइट जाके इनका एडमिशन पॉलिसीज़ को देख लीजिए, और जो यूनिवर्सिटी एडमिशन पॉलिसीज़ के बेसिस पर जो रिक्वायरमेंट है वो सब्जेक्ट्स को आप चूज़ करके CUET लिखना है। ठीक है, ठीक है। प्रोफेसर सकलानी, जैसा अभी प्रोफेसर कुमार ने भी कहा कि जो NEP है नई, वो कहीं ना कहीं हम एक तरह से कहें कि मल्टीपल चॉइसेस देती है, जो गैर वाजिब प्रेशर है उससे कहीं ना कहीं कम करती है, प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा जोर है। बाकी देशों से अगर मैं तुलना करूं तो एक तरह से ये कितना आप उस एट पार पाते हैं अगर हम बाकी देशों से तुलना करें तो? ऐसा है कि आप बाकी देशों से तुलना करेंगे तो ये काफ़ी एट पार है, क्योंकि आजकल कोई एक रिजिडिटी का टाइम तो नहीं रहा, और रिजिडिटी को ख़त्म करके आप मल्टीप्लिसिटी की तरफ जाते हैं। नेचर की भी यही डिमांड है, हमारी प्रकृति भी एकदम बहुआयामी है, तो प्रकृति के अनुसार अपने को बहुआयामी बनाना हमारी सभ्यता का भी एक कोर एस्पेक्ट है। और अगर हम एक तरफ चलते हैं तो हमारे लिए दूसरा रास्ता बचता नहीं है। आज के समय में इतने सारे रेमिफिकेशंस हैं कि आप कहीं भी नॉलेज आपको है किसी भी चीज़ का तो आपको यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक डिग्री मिल रही है और उस डिग्री के साथ साथ आपको डोमेन नॉलेज मिल रहा है, तो इसलिए कोई दिक्कत इसमें लगती नहीं है। और ये दूसरे देशों से हम तुलना ना भी करें तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे संसाधन, हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारा जो देश का इतना विविधता, हमारे देश में हर तरह की विविधता, हमारे देश में इतनी विविधता किसी भी देश में नहीं है। चाहे भाषाई विविधता हो, चाहे सांस्कृतिक विविधता हो, चाहे प्राकृतिक स्रोतों की बात करें, चाहे आपका पर्यावरणीय विविधता हो, भौगोलिक विविधता हो, ऐतिहासिक हमारा है, तो ये सब की सब चीज़ें सबको हम जानना चाहते हैं तो दिक्कत कुछ है नहीं, उसमें जानना चाहिए। और तभी हम सचमुच अपने देश को जान सकते हैं जब हम इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी प्रदान करते हैं। तो ये अवसर प्रदान करना अपने आप में हमारी जो संस्कृति है और हमारा जो अपने देश के प्रति लगाव है उसको गहनता से समझने का अवसर देता है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। और प्रोफेसर कुमार, मैं ये भी समझना चाहूँगी कि जैसे हमें प्रोफेसर शुक्ला ने भी कहा था कि इम्प्लीमेंटेशन को लेकर और चैलेंजेस पे भी थोड़ा ध्यान रखना होगा, और जब काउंसिल की बैठक थी तब कुछ लोगों ने इसके विरोध में भी कहीं ना कहीं मत दिया था। तो फिलहाल आपको चैलेंजेस क्या लगते हैं आगे? देखिए, जब हम CUET के बारे में निर्णय लिया, सभी स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट करके इनका कंसर्न्स क्या है, डाइवर्सिटी क्या है, इनका रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये पूरा हम स्टडी करने के बाद ही हम CUET को डिज़ाइन किया। और आगे समय भी जैसा हम CUET पहले बार करने के बाद और कुछ समस्या निकले तो इनका भी हम सॉल्यूशंस निकाल के हम इंट्रोड्यूस करेंगे। और NTA तो नेशनल लेवल पे JEE और नीट एग्ज़ाम्स को सालों से कर रहे हैं और हाईली प्रोफेशनल बॉडी है। ये मैं समझता हूँ कि कोई समस्या आने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये भी मैं बताना चाहता हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो रूरल स्टूडेंट्स हैं, जो रिमोट एरियाज से आते हैं, इनको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बहुत मुश्किल होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ आप माउस को यूज़ करना है और जो मल्टीपल चॉइसेस है स्क्रीन पे, इसको चूज़ करना है। आजकल हमारा स्टूडेंट्स तो बहुत स्मार्ट हैं, विलेज से हो, टाउन से हो, सिटी से हो, हमारा स्टूडेंट्स बहुत स्मार्ट है और कंप्यूटर्स में यूज़ करने का कोई दिक्कत होगा, ये पहले बात। और दूसरा है, NTA ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर्स को रख के और जो रिमोट एरियाज़ हैं और रूरल एरियाज़ हैं, इनको भी एक्सेस रहने के लिए
सेंटर्स को ज़्यादा सेंटर्स को रखेंगे। उसीलिए मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि आप CUET से कोई डरने का ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ +2 का सिलेबस ही आएगा CUET में, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कोचिंग बढ़ जाएगा CUET से के वजह से। ऐसा भी नहीं होगा। देखिए कोचिंग इंडस्ट्री किधर है, जैसा आप IIT का एडमिशन्स देखिए, उधर सिर्फ 16,000 सीट्स हैं सभी IIT को मिलके, लेकिन 10 लाख लोग ने एग्ज़ाम लिखते हैं JEE का। लेकिन आप यूनिवर्सिटी सिस्टम और यूनिवर्सिटी का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में नंबर ऑफ़ सीट्स को आप देखें तो सिर्फ DU में 70,000 सीट्स हैं सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को मिलके, और जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ वो भी CUET में जोड़ रहे हैं, वो सभी सीट को मिलके आप देखें तो कम से कम 2 लाख सीट्स होता है। और कंपटीशन आप देखें तो 1:5 सीट्स हो सकता है यूनिवर्सिटीज़ में, और 1:50 हो सकता है IIT में। इसलिए आप डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 12th स्टैंडर्ड सिलेबस के ऊपर आप ध्यान रखिए, अच्छी तरफ से पढ़िए, एंड you will be able to do CUET very well and realize your dreams of getting admission in your universities of your choice. बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो आशंकाएं थी उस पर भी प्रोफेसर कुमार जो बातें हैं वो साफ की हैं। प्रोफेसर M जगदीश कुमार आपका, प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी आपका, और साथ ही प्रोफेसर बलविंदर शुक्ला, आप तीनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और जो एक तरह से नया पैटर्न UGC की तरफ से अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के एडमिशन प्रक्रिया में आया है, उसे लेकर जो हर पहलू है उसको बारीकी से समझाने के लिए हमें फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मेरे साथ मुद्दा आपका में फिलहाल इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।